नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में मनकसिया एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे। साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल, इस बिजनेस में कंपनी कैसा डिलीवर कर रही है, उन सब के बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है और हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो मनकसिया एल्यूमिनियम कंपनी का अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो कंपनी वैल्यू एडेड जो सेकेंडरी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम रॉड, शीट्स और कॉइल्स, इनका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका अगर हम यूज़ देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, फैन इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, तो इन जैसे सेक्टर में इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उनका यूज़ होता है। तो वर्साटाइल और वेरियस सेगमेंट में कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उनका यूज़ होता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनमें शीट कॉइल्स, जिसका यूज़ कंस्ट्रक्शन और ऑटो सेक्टर में होता है। इसके बाद कंपनी का फ्लोरिंग शीट्स है, उसका यूज़ फ्लोरिंग, बस, ट्रक्स और रेल कोचेस में होता है। इसके बाद पैटर्न शीट्स कंपनी जो बनाती है उसका यूज़ अगर हम देखेंगे तो इंसुलेशन, फॉल सीलिंग, रिफ्लेक्टर्स और डेकोरेटर्स, जो कि लाइट शेड में होता है, इनमें कंपनी का ये यूज़ होता है। और उसके बाद रूफिंग शीट्स में कंपनी जो काम करती है उसका यूज़ है वो इजी ट्रांसपोर्टेशन, क्विक इरेक्शन, डिसमेंटलिंग, हाई रिसेल वैल्यूज़ में होता है। और इसके बाद क्लोजर, कॉइल्स और शीट्स में कंपनी जो काम करती है उसका यूज प्रिंटेड शीट्स में यहाँ पर मोस्टली होता है। और इसके बाद कंपनी का एल्यूमिनियम अलॉयज़ इग्नॉट्स है, उसका यूज़ है वो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो वेरियस सेगमेंट में कंपनी अपने जो कॉइल्स और शीट्स है उसका सप्लाई यहाँ पर करती है। और अपने बिजनेस में कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू वो मेटल प्रोडक्ट से आता है, जिससे कंपनी लगभग 98% का रेवेन्यू वो अपना जनरेट करती है। और कंपनी का जो मेटल प्रोडक्ट्स है उसमें कंपनी मोस्टली एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो अपने कस्टमर्स को सप्लाई करती है। और उसका कंपनी का अगर हम एक्सपोर्ट देखेंगे तो कंपनी 20 कंट्रीज़ में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और उससे रिलेटेड जो नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स है उसमें अपना बिजनेस है वो एक्सपोर्ट करती है। और उसके बाद कंपनी के क्लाइंट्स अगर हम देखेंगे तो कंपनी हंटर डॉगलस मेटल, इंग्लर्ड इनकॉर्पोरेट, मिड साउथ एल्यूमिनियम, फ्लैग ग्लोबल शीट्स, मिडवेस्ट मेटल और हडसन, इन जैसे कंपनी के साथ काम करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें कंपनी वेरियस सेगमेंट में अपने जो शीट्स और कॉइल्स है वो प्रोवाइड कर दी। और साथ ही में कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो भी हमें अच्छे देखने को मिले। ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल में और उससे रिलेटेड जो अदर रेशोज है उसमें कंपनी कैसे नंबर्स डिलीवर कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम कंपनी के बारे में पूरा ओपिनियन बना पाएंगे। और इसीलिए सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रेशोज़ है उसमें सबसे पहले कंपनी का स्टॉक का पीई रेशो देखेंगे तो 25.3 है। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अभी हमें ज़्यादा महंगा देखने को नहीं मिला। और उसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 10.1% का है और कंपनी का आरओई 6.02% का है। तो कंपनी का जो आरओसी है उसके नंबर्स, कंपनी का जो शेयर है पेनी है उसके कंपेरेटिवली ठीक है, लेकिन आरओई की परसेंटेज है वो कंपनी को यहाँ से बढ़ाकर 2 डिजिट के ऊपर जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की आने वाले समय में एक डिसेंट ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम नंबर्स देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल सेगमेंट का नंबर्स देखेंगे। तो मार्च 18 में 228 करोड़ का था, इसके अगले साल ये बढ़कर 276 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल बढ़कर 281 करोड़, इसके अगले साल ज़रूर कंपनी का जो सेल्स है वो ड्रॉप हुआ, लेकिन उसमें हमें मामूली गिरावट देखने को मिली। और ये अगले साल कंपनी ने फिर से बढ़ाकर लगभग डबल का कर दिया और मार्च 22 में कंपनी का सेल्स बढ़कर 436 करोड़ और मार्च 23 में 466 करोड़ का कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है। तो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक देखेंगे तो कंसिस्टेंट सेल्स में इस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली मार्च 18 के बाद ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट हुए। और मार्च 18 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 12 करोड़ का था वो बढ़कर अभी मार्च 23 में 32 करोड़ का देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने की है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो ये पिछले 4 से लेकर 5 साल में 5% से लेकर हमें 7% के बीच में कंसिस्टेंट
यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो उस वजह से कंपनी को ये नंबर से वो 2 डिजिट के ऊपर मतलब 10% के ऊपर जनरेट करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ हो और इसमें कंपनी का अच्छा सपोर्ट मिले। और उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो उसमें मार्च 18 में इस कंपनी ने 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि अगले साल बढ़कर 7 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल भी 6 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा। इसके अगले साल कंपनी लॉस में गई, लेकिन फिर से अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का रहा और मार्च 23 में 9 करोड़ का देखने को मिला। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 6 साल में अगर हम देखेंगे तो एक ही बार लॉस में गया है, और वो कंपनी का जो इंटरेस्ट और कंपनी का डिप्रिसिएशन है वो ज़्यादा होने की वजह से गया है। तो इसी वजह से कंपनी को अपना इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर कम करना पड़ेगा, और उसके लिए कंपनी का जो बोरंग्स है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, जो कि हम कंपनी के बैलेंस शीट के सेगमेंट में भी देखेंगे। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 5 से लेकर 6 साल में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम प्लस में, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी पिछले 5 से लेकर 6 साल में मैक्सिमम पॉजिटिव में आए, जो कि इससे पहले लॉस मेकिंग थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये कंपनी कंसिस्टेंट अपने सेल्स में एक डिसेंट ग्रोथ कर रही है, और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो मैक्सिमम टाइम कंपनी का पिछले 5 से लेकर 6 साल में पॉजिटिव में जनरेट हुआ है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कैश फ्लोज और बैलेंस शीट में कंपनी के नंबर्स कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद बैलेंस शीट कंपनी का देखेंगे तो इसमें मार्च 23 में 119 करोड़ के रिजर्व देखने को मिले, और उसके कंपैरेटिवली बोरंग्स देखेंगे तो 144 करोड़ का है। तो कंपनी का तो बोरंग से वो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, और उसके कंपैरेटिवली जो रिजर्व है वो अगर हम देखेंगे तो रिजर्व बढ़ रहे हैं, लेकिन बोरंग्स के कंपैरेटिवली देखेंगे तो रिजर्व अभी भी हमें मार्च 23 में कम देखने को मिले, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अनस्टेबल कर रहा है। तो बोरंग से वो इस कंपनी को कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो, और साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी यहाँ पर स्टेबल हो। लेकिन फिलहाल कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी अनस्टेबल कर रहा है, और इसी वजह से कंपनी को अपना बोरंग से वो सबसे पहले यहाँ पर कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो और कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो। और उसके बाद कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 से मार्च 23 तक देखेंगे तो सिर्फ एक ही साल मतलब मार्च 18 में नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में था। उसके बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट अगले 5 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग रहा या फिर जीरो देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो जीरो होना ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट होता है, और इसी वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनमें जो मैक्सिमम नंबर से वो लॉस मेकिंग यहाँ पर जा रहे हैं वो यहाँ पर कंपनी को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, और स्पेशली कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स है वो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस में जा रहे हैं वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे, तभी नेट कैश फ्लो कंपनी का जो कंसिस्टेंट जीरो है वो पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। तो इसी वजह से आने वाले समय में कंपनी इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अपने नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट कर पाती या फिर नहीं, उसके ऊपर हमें फोकस देना पड़ेगा। और उसके बाद डेप्टर डेज कंपनी का देखेंगे तो मार्च 23 में 35 है, और पिछले अगर हम 6 साल से देखेंगे तो कंसिस्टेंट 50 डेज के नीचे ही हमें डेप्टर डेज कंपनी का यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लगता है, जो कि बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 150 डेज के ऊपर यहाँ पर इस कंपनी का देखने को मिला है। तो अपने जो इन्वेंटरीज है वो बेचने में इस कंपनी को ज़्यादा समय लगता है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। तो डेप्टर डेज में कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन इसके साथ ही में इन्वेंटरी डेज कंपनी के बहुत ही हाई है, वो यहाँ पर कंपनी को कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रोमोटर के पास 72% के मेजोरिटी स्टेक है, जो कि किसी भी कंपनी को बहुत ही स्टेबल करता है। और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक के पास देखेंगे तो 27% का हिस्सेदारी हमें देखने को मिला है। तो एफआईएस और डीआईजे वो हमें इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो कंपनी का जो शेयर है वो प्रॉफिटेबल है,
और कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी हमें अच्छे देखने को मिली है, जिस वजह से कंपनी के लिए और कंपनी के बिजनेस के लिए पॉजिटिव साइन है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरोइंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अनस्टेबल करता है। और साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज भी अगर हम देखेंगे तो ये भी हमें मैक्सिमम टाइम पिछले 4 से लेकर 5 साल में लॉस मेकिंग या फिर जीरो ही देखने को मिला है। तो किसी भी कंपनी का बिजनेस के लिए अगर हम देखेंगे तो 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कंपनी का सेल्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी के बैलेंस शीट और कंपनी का कैश फ्लो। इन सभी सेगमेंट में कंपनी की अच्छी ग्रोथ होती है तो ही हम किसी कंपनी में ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। लेकिन इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और नेट प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का कैश फ्लोज है उसमें परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा कंपनी डिलीवर नहीं कर पा रही है, जिस वजह से अभी हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और साथ ही में कंपनी का शेयर का प्राइस अगर हम देखेंगे तो हाई प्राइस पर चल रहा है, तो इसी वजह से हम बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क अभी नहीं ले सकते। तो कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कंपनी प्रॉफिट में और कंपनी का सेल्स अच्छा है उस वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और आने वाले समय में कंपनी अपना बोरोइंग्स और कंपनी का कैश फ्लो में अच्छी इंप्रूवमेंट कर दिए तो ज़रूर हम इस कंपनी में एक अच्छी और बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी इस कंपनी में अगर हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद कंपनी का बोरोइंग्स बढ़ता रहेगा तो कंपनी के नेट प्रॉफिट पर इसका इम्पैक्ट होता रहेगा। जैसे कि मार्च 20 में कंपनी का बोरोइंग्स और कंपनी का डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से कंपनी लॉस में गई थी, तो इसी वजह से अभी हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते जब तक कंपनी का बोरोइंग्स कंपनी कम नहीं करती। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो जब तक कंपनी का बोरोइंग्स कम नहीं होता तब तक हम कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अभी एक छोटी इन्वेस्टमेंट है कंपनी में ज़रूर हम स्टार्टिंग कर सकते, क्योंकि कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है वो भी डिसेंट हो रहा है।